हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस, फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एस्पिरेंट्स गिविंग एग्जाम इन 2025 एंड 2026 इज़ हियर। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जो अगले 2-3 साल में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। जस्ट थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे दूँ। इस एग्ज़ाम में एक तो हम मैक्रो प्लान का डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ से आपका प्लान कैसा होना चाहिए, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को लेके चलना है, इवन इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ माइक्रो जो हमारे डायमेंशंस होते हैं, जैसे एनसीईआरटीज़, जीएस को कैसे लेके चलना है, कितने एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, ऑप्शनल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, सीसेट को कैसे टैकल करना है, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको काफ़ी सारे लोग निगलेक्ट कर देते हैं, इनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ दो चार चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये वीडियो उनके लिए है जो 25 या 6 में देंगे। 27 में जिनका अटैम्प्ट है वो भी देख सकते हैं। ये वीडियो 2024 वालों के लिए नहीं है, बट अगर आप 24 में अटैम्प्ट दे रहे हो बट आप 25 में दे सकते हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। सेकंड, इसकी न्यूज़पेपर नोट्स में डालता हूँ। एंड आप में से बहुत सारों को नहीं पता कि मैं डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड करता हूँ। आई थिंक पिछले 1-1.5 साल से प्रोवाइड कर रहा हूँ जो हमारे न्यूज़पेपर हैं उनके क्रक्स बेसिकली। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको न्यूज़पेपर नोट्स का चैनल मिल जाएगा, डेली बेस पे आपके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा है कि अगर आपको कंसिस्टेंसी में थोड़ी दिक्कत आती है तो कंसिस्टेंसी ग्रुप मैंने एक बनाया था, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो जस्ट आई वांट टू लेट यू नो कि भाई ये चीज़ें भी हैं। ठीक है, बहुतों को पता नहीं होता है, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा ये भी मैं बोलूँगा कि अगर आप में से कोई देहरादून से है या उत्तराखंड से, स्पेशली अगर कोई देहरादून से है, प्रिपरेशन कर रहा है या मेरे साथ कनेक्ट होना चाहता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो भी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। लास्टली बस एक और पॉइंट है, इसके बाद हम सीधे स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट करता नहीं, आप लोग को पता है, सीधे पॉइंट पे आते हैं। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। रिसेंटली यार पिछले 1-2 महीने में बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मैसेज आए रिगार्डिंग बैच कि भाई 24 का बैच, 25 का बैच। यार देखिए, बैचेस सारे क्लोज हो चुके हैं क्योंकि आपको पता है हमारा सिंपल सा कंसेप्ट होता है लिमिटेड स्टूडेंट्स। एंड 24 का हमने आई थिंक 2-3 महीने पहले ही क्लोज कर दिया था। 25 का अब सीधे नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा यार, है ना। अभी क्योंकि 25 का जो एग्ज़ाम 24 का जो एग्ज़ाम है अभी उस पर फुल फोकस है, तो इसके दौरान भी बीच में बैच खोलने का कोई मतलब नहीं बनता। अगले साल में भी अप्रैल में या फिर हो सकता है प्रीलिम्स के बाद 25 का या 6 का मैं बैच खोलूँ, तो सीधे वहीं पे वीडियो आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बट जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो अभी से थोड़ा सा अपना सेल्फ प्रिपरेशन पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि जो प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत है। अगर आप डिटरमिन्ड हैं कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन करके एग्जाम निकालूंगा तो आप कर सकते हो। कहाँ पे कोचिंग लेनी है या कहाँ पे नहीं लेनी है, ये चीज़ें भी मैं एंड में डिस्कस करूँगा। लास्ट का सेक्शन होगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो वो उसमें मैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो सीधे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। ठीक है, चलिए। अब देखो यार, ये वीडियो ना थोड़ा सा लेंदी होगा। मतलब ये जैसे आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं तो उसमें मैं टाइम का बड़ा ध्यान रखता हूँ कि यार आधे घंटे या 20 मिनट में वीडियो हो जाना चाहिए पूरा। इस वीडियो में देखो टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इन दी एंड यार देखो एग्ज़ाम का सवाल है, आपका करियर का सवाल है। जितना नॉलेज मेरे को पता है, ठीक है, मतलब जितना नॉलेज मेरे पास है, जितना एक्सपीरियंस है, या जितने एस्पिरेंट्स के साथ मैंने बातचीत करी, उसके बेस पे जो कंक्लूजन निकल के आया मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा रॉ, बिल्कुल। यहाँ पे कोई भी ऐसी मेडअप चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में देखो, एक होता है कि हम प्रिपरेशन करते हैं, हमारा खुद का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन साथ ही साथ जब हम बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो उनके भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड आप लोग भी कोरिलेट कर पाओगे अच्छे से क्योंकि एग्जैक्टली आप भी सेम प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रहे होंगे या आने वाले टाइम में सफ़र कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सीधे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सीधे प्लान स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप में से जो 25 में और 6 में अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि आप पैनिक मत करना। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अभी आपके पास अराउंड 16-17 मंथ्स हैं जो 25 में अटैम्प्ट देंगे। तो एक चीज़ आप समझ लो कि आपके पास टाइम बहुत है। मतलब आपके पास कम टाइम नहीं है, आपके टाइम बहुत ज़्यादा है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हो। बहुत सारे जब मैसेज आते हैं उनको लगता है कि सर अभी तो 14-15 महीने बच गए हैं, तो क्या मुझे 25 का देना पड़ेगा, मैं निकाल पाऊंगा? यार आप बिल्कुल निकाल पाओगे। 15-16 मंथ बहुत होता है। आई थिंक 17 मंथ्स हैं अभी अराउंड, तो 17 मंथ्स बहुत होते हैं। आप लोग इसको कम क्यों समझ रहे हो? आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, दैट्स इट। सारी चीज़ें अपने आप कवर होती जाएंगी। तो पहला ये है कि टाइम की कमी नहीं है। दूसरी बात देखो, अगर हम बात करते हैं आगे कि क्या हमको करना चाहिए, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ये सबसे पहले मैं एक चीज़ कहता हूँ। देखो, आपको
एक चीज़ अपने से प्रॉमिस करनी है। दो चीज़ें मैं कहता हूँ ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं यार। देखो, बुक लिस्ट हो गया, ऑप्शनल सिलेक्शन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनको मैं थोड़ा साइड रखता हूँ। इससे भी पहले एक चीज़ आती है, वो हमारा डिटर्मिनेशन कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए हम कितने डिटर्मिन्ड हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि आने वाले 16-17 महीनों में आप कंसिस्टेंट होंगे कि नहीं होंगे। कंसिस्टेंट वही होगा जो सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो कर सकता है। देखो, सेल्फ डिसिप्लिन वही होगा, ठीक है, जिसके अंदर फायर होगा कि भाई मुझे अगले साल एग्जाम निकालना है, और फायर उसी के अंदर होगा भाई जिसके गोल में दम होगा, है ना, जिसका वाई क्लियर होगा, या जिसको एग्जाम निकालना है, ऑफिसर बनना क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ पे कोई डिस्कस नहीं करता है। और फिर आप लोग देखो, फिर जब हम कंसिस्टेंट नहीं होते हैं तो फिर हम इधर उधर भटकते हैं, कभी पढ़ाई हो रही है, कभी पढ़ाई नहीं हो रही है, डिस्ट्रैक्शंस, वो सारी चीज़ें, फिर हम सोचते हैं कि यार पता नहीं पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस पर कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो ये जो कह सकते हैं स्टार्टिंग का जो पॉइंट है, इस पे आपने थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। यानी कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही आपने दो काम करने हैं। पहला, अपने लाइफ से अब डिस्ट्रैक्शन को हटाना है। यार देखो, द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि अब मेरे को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पर आपका जो एक लाइफस्टाइल है ना, वो एकदम चेंज हो जाएगा अब, ठीक है। पहले जो आप करते थे शायद वो चीज़ें अब आप ना कर पाओ। पहले जो हमारा एक रूटीन होता था, शायद अब वैसा रूटीन नहीं रहेगा आपका, क्योंकि अब यहाँ पर आप एक कह सकते हैं कि एक बड़े गोल की तरफ जा रहे हो। अब भाई बड़े गोल की तरफ अगर आप जा रहे हो तो आपको बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और बड़े बड़े चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स को भी फेस करना पड़ेगा। दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है। अब यहाँ से आपको रहना है कंसिस्टेंट। बस ये मैं आपको बोलूँगा कि आप कुछ भी हो जाए अपने से प्रॉमिस करो, आई विल बी कंसिस्टेंट, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जो मेरा स्टडी ड्यूरेशन है वो बहुत मिनिमम नहीं रहेगा। बहुत से लोग अपने आप को देखो ऐसे भी बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं 2-3 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं कंसिस्टेंट तो हूँ। ये भी गलत है यार, ये भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स से जब बात होती है, मतलब आप कंसिस्टेंट हो, हाँ हम तो कंसिस्टेंट हैं, कितना कितना पढ़ रहे हो, पिछले 3-4 दिन तक तो मैं 1-1 2-2 घंटे ही पढ़ पाया, लेकिन मैं कंसिस्टेंट हूँ। यार ये देखो अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाले। यहाँ पे नो बडी विल टेल यू कि भैया पढ़ना है या उठ जाइए, सो रहे हो, एग्ज़ाम है। नो बडी विल टेल यू। आपका सक्सेस और आपका फेलियर आपके ही हाथ में है। तो यहाँ पे खुद अब वेकअप होना पड़ेगा कि भैया अगले साल एग्ज़ाम है, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाना, ठीक है। तो जो 1 साल है वो शायद 2-3 साल बन सकता है। चलिए अब थोड़ा आगे आते हैं, ज़्यादा फिलोसफिकल बातें भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि ये मैं मान सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो शायद कॉलेज में होंगे, ठीक है, एंड थोड़े बहुत होंगे जो कह सकते हैं, थोड़े बहुत ही होते हैं जो थोड़ा सा फुल टाइम एस्पिरेंट होते हैं। अब यहाँ से हम ऐसा क्या करें जिससे कि अगले साल हम एग्ज़ाम निकाल दें। देखो, सबसे पहले ना आपको सीधे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं सीधे एनसीईआरटीज़ पे टूट पड़ते हैं कि मैं अगले साल एग्जाम दूंगा, और सीधे जाएंगे यूट्यूब पे हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, वहाँ पे को बोले सीधे एनसीईआरटी पढ़ो भाई, एनसीईआरटी उठाएंगे और पढ़ने स्टार्ट कर देंगे। सबसे गलत तरीका होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी चीज़ को अगर आपने पाना है, किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। समझना बहुत ज़रूरी है। जब किसी इंसान से दोस्ती करते हैं तो उससे पहले उसको समझते हैं ना, ये इंसान कैसा है, इसका नेचर कैसा है, तब जाके मैं इससे दोस्ती करूँगा, है ना। फ्रीक्वेंसी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है। एग्ज़ाम भी वैसा ही है, आपको एग्ज़ाम समझना पड़ेगा। आपके पास है 16-17 मंथ्स, जितने भी आपके पास जितना भी टाइम है, ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम कि भाई एग्ज़ाम है क्या। एग्ज़ाम को समझना कैसे है, मैं हमेशा बोलता हूँ 3 चीज़ें जिससे आप एग्ज़ाम को समझ सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझिए, सिलेबस को अच्छे से देखिए, प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि मेंस में आ क्या रहा है, और फिर जब वो न्यूज़पेपर या करंट अफेयर मैगजीन पढ़ने बैठते हैं, देन दे आर लाइक कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं पढ़ूँ कैसे। अरे अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता होगा तो आपको चीज़ें पढ़ने में दिक्कत ही नहीं आएगी। तीसरी चीज़ है पीवाईक्यू का। देखो, मैंने बहुत बार बोला है पीवाईक्यू का, और बहुत कमेंट्स भी आए हैं कि भाई हमको अभी नॉलेज ही नहीं है, हम पीवाईक्यू को कैसे करें। पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं करना, आपने एनालाइज करना है। और मैं ये भी मानता हूँ कि 100 में से हो सकता है आपको 50% समझ में आएगा, 100% नहीं समझ में आएगा, लेकिन 50% भी जो अगर समझ में आ गया तो अच्छा खासा आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। नाउ यू नो द एग्जाम पैटर्न, नाउ यू नो अबाउट द पीवाईक्यूज, नाउ यू नो अबाउट द सिलेबस। अब दोनों चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हो, सिलेबस और पीवाईक्यू को। ऐसा सिलेबस था, ऐसे क्वेश्चन आया था। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो एक मेंटालिटी है, ठीक है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि थोड़ा थोड़ा एग्जाम को आप समझ पाओगे। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा यार कि ज़्यादा भी ना ऑनलाइन
चीज़ों पे डिपेंडेंट मत हो जाना। आज की डेट में यार देखो, ये मैंने पहले भी बोला था कि हम क्या हो गए ना, बहुत ही यूज टू हो गए हैं, कह सकते हैं हम बहुत ही इतने कंफर्ट जोन में पसंद करते हैं रहना। हम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, हम एफर्ट ही नहीं डालना चाहते। भाई एनसीईआरटी कौन पढ़ेगा यार, एनसीईआरटी के नोट्स ले लेते हैं ना। न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर के नोट्स पढ़ लेते हैं। उसके बाद कोचिंग में जो ये कोचिंग के जो नोट्स हैं बहुत बल्कि हैं, कौन इनको पढ़े यार। शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, कहीं से शॉर्ट नोट्स मिल जाए 200-400 पन्नों के, वो पढ़ लेंगे, है ना। बड़ा बड़ा जो बुक लिस्ट है वो कौन फॉलो करे उसको, इससे बढ़िया कि कोई हल्का वाला पतला सी बुक लिस्ट ये नोट्स मिल जाए, उससे काम चल जाएगा। ये रियलिटी है। हर कोई शॉर्टकट के पीछे भाग रहा है। फिर दूसरा कि स्ट्रैटेजी क्यों बनाऊँ यार मैं खुद की। ऐसा करता हूँ कि सामने वाले ने बना रखी है 6 महीने की, तो मैं उसी को फॉलो कर लेता हूँ यार। एक स्ट्रैटेजी, ठीक है, एक इंसान बना रहा है, हाउ कैन इट फुलफिल ईच एंड एवरीबडी? इट कैन नॉट। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को तो जानना पड़ेगा ना भाई, कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। और स्ट्रैटेजी आप तभी अच्छे से बना पाओगे व्हेन यू नो अबाउट द एग्जाम। आपको पता है कि यार इस सब्जेक्ट को इतने दिन देने हैं, इस सब्जेक्ट को इतने दिन देने हैं। क्यों? क्योंकि वेटेज सब्जेक्ट का ज़्यादा है भाई। जिसका वेटेज ज़्यादा है आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे, जिस सब्जेक्ट का वेटेज कम है आप उसको कम टाइम दोगे। बहुत सारे लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। मेडिवल पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर से, नो डाउट। बट इससे पहले जो कोर सब्जेक्ट्स हैं भाई, वो हमारी प्रायोरिटी है ना, वो सबसे पहले प्रायोरिटी है। बाकी देखो, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ों को कि पहले मैं ये चीज़ कवर करूँगा, उसके बाद सेकेंडरी सब्जेक्ट्स को कवर करूँगा, उसके बाद उन सब्जेक्ट्स को कवर करूँगा जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पहला टास्क है, ये करना मैंडेटरी है, इसको बिना करें आगे मत बढ़ना। ये मत सोचना मेरे 8-10 दिन निकल जाएंगे, ऐसे मत करिएगा। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कैसे एग्ज़ाम को समझूँ, जो मेरा कंसिस्टेंसी चैलेंज स्टार्ट हुआ था, 90 डेज़ का टारगेट्स ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूँ। स्टार्टिंग जो 15 डेज़ थे वहाँ पर मैंने ये वहाँ पे पोस्ट किए थे डेली बेसिस पे कि एग्ज़ाम को कैसे समझा जा सकता है। तो मैंने वहाँ पे डेली बेस पे टारगेट दिए थे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो यह पहला तरीका एग्ज़ाम को समझने का, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम को समझ लिया, नाउ यू नो। अब आप ये मान के चल लीजिए कि आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि क्या करूँ कैसे करूँ, वो अब रिजॉल्व हो चुकी है। अब सीधे एक्शन पे आना है। अब मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा बोलूँगा नहीं कि अपना रूटीन बनाना है, या सुबह उठना है या रात को उठना है, सॉरी लेट नाइट स्टडी करना है। इन चीज़ों में बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि आप करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे यार देखो, अगर मैं आपको एक मोटा मोटा टारगेट दूँ, ठीक है, जो 25 में अटैम्प्ट देंगे। देखो सिंपल सी बात ये है कि जो सबसे पहला हमारा टारगेट होता है, ठीक है, सबसे पहला हमारा टारगेट है कोर सब्जेक्ट्स प्लस ऑप्शनल, ये कवर होना चाहिए, बस ये आपका टारगेट है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये चीज़ें हमारी कवर होनी चाहिए जितने जल्दी हो सके। ये हमारा सबसे पहला टारगेट होता है यूपीएससी प्रिपरेशन का। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप चाहो कि मैं पहले चारों जीएस सब्जेक्ट्स को कवर कर लूँ, उसके बाद ऑप्शनल उठाऊँ, ये भी कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि मैं पहले ऑप्शनल कवर कर लेता हूँ यार 3-4 महीने, मेरा फाइनलाइज है। बहुतों का फाइनलाइज होता है ना, जो अपना जिसने जो ग्रेजुएशन में किया है उसको क्लियर है कि मेरे को यही चूज़ करना है, ये मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। ऐसा भी कर सकते हो, पहले ऑप्शनल आपने पढ़ा 3-4 महीने कंप्लीट किया, फिर जीएस पे आए, ऐसा भी कर सकते हो। या आप चाहते हो कि जीएस और ऑप्शनल को मैं साथ में लेके चलूँ, ऐसा भी कर सकते हो। और एक और इसी से एक पॉइंट निकल के आता है, देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल। आप किसी से भी पूछ लेना, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि मैं कौन सी चीज़ कब करूँ यार। इन दी एंड एग्जाम से 2 महीने पहले आपका सिलेबस कवर होना चाहिए अच्छे से, अलॉन्ग विद द रिवीजन, दैट इज़ इट। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले पॉलिटी पढ़ो या आप सेकंड में पॉलिटी पढ़ो या थर्ड जीएस सब्जेक्ट को आप पॉलिटी लेके चलो, कोई भी कभी भी पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको थोड़ा मदद करेंगी, जो आसान कर देंगे आपकी प्रिपरेशन को। यह सिंपल सी बात, ठीक है। तो आपको अब कितना टाइम लगता है, आपको ये भी बता देता हूँ मैं कि कितना टाइम लग सकता है। देखो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक सब्जेक्ट को 5 घंटे के करीब पढ़ते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप उस सब्जेक्ट को 45 डेज में कवर कर सकते हो, अलॉन्ग विद दी बेसिक्स, एडवांस्ड, उसका रिवीजन और उसके टेस्ट जो भी आप लगाओगे, पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू करना। 45 डेज में आप बहुत अच्छे से एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो अगर आप ऑन एंड अराउंड 5 आवर्स पढ़ते हो। अब यहाँ पे देखो थोड़ा वेरी हो सकता है किसी का 4 घंटे में काम हो जाए, हो सकता है किसी को 6 घंटे लगे, एक एवरेज टाइम मैंने आपको दिया है। तो ये मान के चल लीजिए कि कह सकते हैं 80 डेज़, है ना, 45 इंटू 4, 80 डेज़, यानी कि 6 महीने। 6 महीने में आप कोर सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो बहुत अच्छे से। मैं फिर भी थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोग पैनिक मत करना कि यार इतने कम टाइम में कैसे। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शनल भी लेके चलते हो, जो कि मुझे लगता है कि हफ्ते में अगर आप 2-4 दिन भी लेके चलते हो, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट एक 6 मंथ्स में एक इंसान
ऑप्शनल एज वेल एज ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इनको कवर कर सकता है। ठीक है, ये हमने कराया भी है कवर। इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अपना करंट बैच है उसमें तो हमने आई थिंक 45 डेज 40 डेज उसमें, जिसमें करंट अफेयर भी पढ़ना है, जिसमें टेस्ट भी लगाना है, रिवीजन भी करना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, बहुत सारे एस्पेक्ट ने कवर किया अच्छे से एंड दे वर वेरी कंसिस्टेंट विद दिस प्लान। तो आप ये कर सकते हो, आपको तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात, कितना टाइम हमको पढ़ाई के लिए देना चाहिए, क्योंकि ये अगेन बहुत ही एक सब्जेक्टिव चीज़ है। अगेन ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है जो जल्दी चीज़ों को समझता है उसको थोड़ा कम टाइम में काम चल जाएगा, लेकिन जो थोड़ा हो सकता है स्लो रीडर होते हैं कुछ, थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं चीज़ों को, उनको हो सकता है ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन मिनिमम 6 आवर्स यू हैव टू गिव नो मैटर वट, आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप 25 में अटेम्प्ट दे रहे हो, देखो अगर आपने पिछले साल जून से स्टार्ट किया होता शायद 4-5 घंटे में काम चल जाता। अब आपके पास कह सकते हैं कि 16-17 मंथ्स हैं, यू हैव टू गिव मिनिमम 6 आवर्स, और एक अच्छा टाइम होता है 8 आवर्स। बहुत ज़्यादा भी, अब ऐसा भी मत करना कि आप 12-14 घंटे दे रहे हो, क्योंकि अगेन ये स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। आप 1-2 महीने दे भी दोगे 12-14 घंटे, उसके बाद अगर मान लीजिए एग्जॉस्ट हो गए तो फिर तो हफ्ते भर पढ़ाई नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, डेली पढ़ना है, यानी कि कंसिस्टेंसी, यहाँ पे कंसिस्टेंसी अलॉन्ग विद मिनिमल ड्यूरेशन जो आपको डेली बेस पे देना है, बस ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और मैं कहता हूँ कि ऑन एन एवरेज अगर आप 8 आवर्स दे पाते हैं ऑन एन एवरेज डे, देखो साल भर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल आता है, इन चीज़ों को मैं ये नहीं बोलता कि भाई टोटली अवॉइड करो, ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे ये कुछ भी नहीं है, आप एकदम बढ़िया हेल्थ है आपकी, कोई फंक्शन नहीं, कोई इवेंट नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ऑन एंड अराउंड आपको 8 आवर्स पढ़ना चाहिए। अब मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आ गई, फेस्टिवल है, कोई इवेंट है, कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन हो सकती है, और बहुत सारे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, है ना, जैसे 1 महीना एग्ज़ाम चल गया, 15 दिन एग्ज़ाम चल गए, तो मेरा मानना है कि ऐसे टाइम पे कम से कम 2 to 4 आवर्स आपको देना ही चाहिए। ऐसे टाइम पे भी एकदम ब्लैंक मत कर देना पूरे दिन को, क्योंकि यहाँ से बिगड़ेगी कंसिस्टेंसी। हमको लगेगा कि भाई एक दिन 2-4 घंटे पढ़ लिया या एक दिन नहीं पढ़ लिया तो क्या नुकसान हो जाएगा, यार यही तो प्रॉब्लम है। एक ही दिन तो कहाँ गेम बिगाड़ता है, एक दिन नहीं पढ़ा, मज़ा आया उस दिन कि यार आज थोड़ा अच्छा फील हुआ, है ना, रिलैक्स हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुतों को होता है ऐसा। फिर अगले दिन में आपको यार एक और दिन रेस्ट ले लेते हैं, 2 दिन से क्या ही उखड़ जाएगा, मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूँ बढ़िया तरीके से, पर 2-3 दिन आपने अपने आपको कंफर्ट जोन पे डाला और गया आपका पूरा हफ्ता। एक हफ्ता तो गया ही गया, साथ में अब नेक्स्ट वीक आपको इतनी सारी चीज़ें कवर अप करनी है, टेंशन अलग से, वो प्रेशर अलग से, और उस चक्कर में फिर एक हफ्ता नहीं पढ़ पाओगे। 2 दिन इतने भारी हो सकते हैं ना, कभी भी ढिलाई मत देना। प्रॉमिस टू योरसेल्फ, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सेप्ट ओनली ऑन इमरजेंसी केसेस। कभी होता है ना, बहुत तबीयत खराब हो जाती है या कोई ऐसी मेडिकल सिचुएशन आ गई है, उस टाइम पे मैं कहता हूँ कि उस टाइम पे हेल्थ पे फोकस करो। हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है, फैमिली से बड़ा कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे यू हैव टू सपोर्ट द फैमिली, उस टाइम पे यू हैव टू बी एट योर पीक, मतलब हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते हम, उस टाइम पे हेल्थ पे फोकस करो। लेकिन उसके अलावा, और ऐसा साल में बहुत रेयर होता है, 2-3 बार हो सकता है ऐसा, लेकिन उसके अलावा एटलीस्ट आपके पास जो टाइम है वहाँ पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चीज़ों को, ठीक है। जहाँ पर आप पढ़ सकते हो वहाँ पे आपको पढ़ना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब यही मैं कहता हूँ कि स्टार्ट कैसे करें। देखो आपने एग्जाम को अच्छे से समझा, ठीक है। अब जो कॉलेज में जाते हैं तो मैं कहता हूँ देखो 6 आवर्स तो आप लोग निकाल सकते हो, और जो फुल टाइम एस्पिरेंट है वो 8 आवर्स निकाल सकता है। आप सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग 2-3 बजे तक पढ़ते हैं, बहुत से लोग 4-5 बजे तक पढ़ते हैं, बहुत से लोग सुबह 4 बजे उठते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, हमको अपना डेली का टारगेट कंप्लीट करना है। इट हार्डली मैटर्स कितने बजे उठ रहे हो, सो रहे हो, सब फालतू की बातें हैं। डे का टारगेट पूरा होना चाहिए, दैट इज़ इट, ठीक है। ये होगी दूसरी चीज़। अब एक और पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले देखो एनसीईआरटीज़ की बात करते हैं। भाई एनसीईआरटीज़ कितना हम पढ़ें, सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है नहीं पढ़नी है। मेरा ये मानना है अगर आप एकदम साइंस बैकग्राउंड से हो और आपको लगता है कि यार हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं पता मेरे को, मैं ज़ीरो नॉलेज है, तब तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि 6 से आप डेफिनेटली पढ़िए एनसीईआरटीज़ को, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने अभी जो चैलेंजेस दिए, जो टारगेट्स दिए थे मैंने, ये मान के चलीजिए कि इन जस्ट 60 डेज आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 75 और 70% ऑफ द एनसीईआरटी, जिसमें भी डेली के 2-2, 3-3 चैप्टर मैं देता हूँ। आप में से बहुतों को पता भी होगा। तो अगर कोई फुल टाइम पढ़ेगा यार, तो उसका तो मुश्किल से 2-2.5 महीने में कवर हो जाएंगी एनसीईआरटीज़। इतना ही टाइम लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, रेगुलरिटी, वो ब्रेक नहीं आना चाहिए।
एनसीईआरटीज़ का एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो 6 to 10 एनसीईआरटीज़ बहुत बेसिक होती हैं, तो 11th क्लास की जो एनसीईआरटीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपने अच्छे से पढ़ना है, उनके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। 6 to 10 के हमने नोट्स भी डाल रखे हैं अपने वेबसाइट पे, आप गो थ्रू कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटीज़ कह सकते हैं आज की डेट में एनसीईआरटीज़ का देखो बेसिक्स मजबूत हो जाएगा अच्छा खासा, जब आप इसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे या जो भी नोट्स आपके पास होंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी और बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी का सिर्फ इतना ही रोल है। ये मत सोचना सिर्फ एनसीईआरटी में पढ़ लूँगा या एनसीईआरटी में मास्टरी कर दूंगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के एग्जाम नहीं निकलेगा, एनसीईआरटी के साथ आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड बुक्स को या कोचिंग के नोट्स को, जो भी है, ठीक है। यानी कि सिलेबस को थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा एंड इट डू प्ले अ बिग रोल इन योर प्रिपरेशन एनसीईआरटीज, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि अगर आप एनसीईआरटी स्टार्ट करते हो, आई फील 3-4 महीने मैक्स, 3-4 महीने से ज़्यादा एनसीईआरटी को लेके मत चलना, ठीक है। अगर आप डेली बेस पे 4 या 5 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे में आपकी एनसीईआरटी डन है। इसके बाद हम थोड़ा सा ना ऑप्शनल की बात करते हैं। देखो मेरा ये मानना ऑप्शनल का, मेरा ये मानना है यार ऑप्शनल को ना आप साथ में लेके चलो, है ना। अगर आपको थोड़ा क्लियर है कि मेरे को कौन सा ऑप्शनल पिक करना है या कौन सा मेरे को प्रिपेयर करना है, व्हाट आई फील इज़ ऑप्शनल को आप अपने जीएस के साथ में लेके चल सकते हो। डेली मत करो, मेरा ये मानना है डेली करने की नीड नहीं है। हफ्ते में आप 2-3 दिन पढ़ सकते हो, 3 दिन पढ़ लो ऑप्शनल को, क्योंकि ऑप्शनल को यार देखो एक बार जब ऑप्शनल को आप पढ़ोगे कम से कम आपकी सीटिंग कम से कम 2 घंटे की होनी चाहिए। ऐसा मत सोचना मैं डेली बेस आधे घंटे पढ़ूंगा, इट वोंट वर्क और कोई फायदा भी नहीं है। कम से कम 2 घंटे, लेकिन अगर 3 घंटे दे सकते हो, एक सीटिंग अगर आपकी 3 घंटे की है, मतलब एक दिन में अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो, कम से कम अगर आप 3 घंटे देते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और हफ्ते में अगर आपने 3-4 दिन पढ़ लिया तो मान के चलीजिए कि अच्छा खासा आप 6-7 महीने में ऑप्शनल कवर कर लेंगे कंफर्टेबली, वो भी ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीएस में पूरा फोकस करते हैं, 5-6-7-8 महीने जीएस में लगे रहते हैं और उसके बाद ऑप्शनल उठाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जीएस भी रिवाइज करना है, ऑप्शनल भी यहाँ पे लोड ले रहा है, मतलब फिर आपको टाइम कम बचेगा ना, आपको फिर 3-4 या 4-5 महीने में कवर करना है जहाँ पे आपको 4-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो बाद के लिए क्यों छोड़ना। अभी अगर मैं आपको बताऊँ, अभी आपका जनवरी है, ठीक है, अभी अगर मान के चल लेते हैं फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप एक टारगेट सेट कर लो। मैं आपको एक्स्ट्रा 1-2 महीने भी अगर दूं कि भाई सितंबर या अक्टूबर तक, अक्टूबर मान लेते हैं, अक्टूबर तक ना मेरे ऑप्शनल हो जाना चाहिए अच्छे से। और ऑप्शनल के साथ साथ जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और उसके बाद जो सेकेंडरी 2 सब्जेक्ट्स आते हैं जिसे हम हिडन सब्जेक्ट्स बोलते हैं, मतलब हिडन इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग इनको इग्नोर करते हैं, वो एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, इन दोनों से भी अच्छे खासे 20-22 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं और इनको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। तो द मोमेंट आपका 4 कोर सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, इन पे जंप करिए और ये दोनों सब्जेक्ट ना बहुत जल्दी आप कवर कर लोगे। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, 1 महीने में दोनों कवर हो जाएंगे। तो ये मेरा मानना है कि अक्टूबर तक अगर आपने ये मेजर प्राइमरी और सेकेंडरी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर दिया और ऑप्शनल कवर कर लिया, तो ये मान के चल लो कि आप फ्रंट पोजीशन पे आ जाओगे और आपको अब दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपने वो चीज़ कंप्लीट कर दी जो 90% एस्पिरेंट्स मार्च तक कवर नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ द रियलिटी, समझ रहे हैं आप, और ये रियलिटी है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये जो फेज़ है जनवरी का और अभी एग्ज़ाम है 5 महीने बाद, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस टाइम पे ऑप्शनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। क्यों? अगर इस टाइम पे आप ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर गिविंग अटेम्प्ट इन 2024, तो यानी दिन में आपको 5-6 घंटे या 4-5 घंटे ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा, वो भी डेली। भाई जीएस कब पढ़ोगे और रिवाइज कब करोगे और टेस्ट कब लगाओगे? तो थोड़ा सा ना वो फंस जाते हैं, वो प्रेशर फील करते हैं। तो ये वो टाइम है भाई, ऑप्शनल को रिविजन कर सकते हो, कवर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता है, दैट इज़ फाइन, लेकिन स्टार्ट करना मतलब यू हैव टू गिव प्रॉपर 5-6 मंथ्स। और आपको भी पता है जिस हिसाब से अब फिल्म्स का जो लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल, वो थोड़ा बढ़ रहा है, इस पर भी मैं बात करूँगा। तो थोड़ा सा फिल्म्स थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं लोग, फेब मार्च में प्रॉपर फुल फिल्म्स की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमारे चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा बन जाए। एग्जाम से रिलेटेड एक और चीज़ मैं बोलूँगा जो मैंने 6 महीने पहले भी बोली थी, यानी आई थिंक 7-8 महीने पहले बोली थी। जैसे ये 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने एक चीज़ बोली थी यार, देखो जैसे मार्केट में सभी बोल रहे थे कि भाई पेपर टफ आ गया, पेपर टफ आ गया। मैंने एक चीज़ उस टाइम पे भी बोली थी और अभी भी बोलूँगा, देखो क्वेश्चंस वर नॉट टफ, ठीक है, ऑप्शंस टफ थे, एंड ऑप्शंस टफ थे तो उससे जाहिर सी बात है पेपर टफ बन गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पास्ट में बहुत कम देखे गए, ना के बराबर देखे गए, और एकदम से जब पैटर्न ही चेंज हो गया, जो आपके जो क्वेश्चंस जो ऑप्शंस दे रखे थे वो एकदम चेंज हो गए, तो जाहिर सी बात है ऐसी प्रैक्टिस कभी एस्पिरेंट ने करी नहीं थी, तो वो फंस गया। लेकिन
पॉजिटिव चीज़ ये है कि देखो क्वेश्चंस वर इजी, और पी वाई क्यूज़ आज की डेट में भी पी वाई क्यूज़ का रिलेवेंस है और रहेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई अब बहुत होने का कि आप पी वाई क्यू छोड़ दो भाई, करना वो जल्दबाजी में सबने ऐसी हवा फैला दी कि भाई पी वाई क्यू छोड़ दो, ये वो नहीं भाई। पी वाई क्यूज़ आज की डेट में भी इंपॉर्टेंट है और रहेगा। तो पी वाई क्यूज़ पे थोड़ा सा जोर रखिए, एंड पी वाई क्यूज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मैं बोलता हूँ कि उसके पी वाई क्यू ज़रूर देखो। या देखो, आप किसी सब्जेक्ट, आप मान एग्जाम्पल लेते हैं, आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, अब आपने मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स चैप्टर स्टार्ट किया। अगर आपको पता ही नहीं है कि इस पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इस फंडामेंटल राइट में पढ़ूँ क्या, कैसे पढ़ूँ, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपके दिमाग को नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? आप सब कुछ पढ़ दोगे या सब कुछ रट दोगे, या फिर कुछ नहीं पढ़ोगे, या तो बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे या टाइम ही नहीं दोगे, या फिर एकदम कन्फ्यूज रहोगे। आई ऑलवेज से किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार उसके पिछले 5 से 10 साल के पी वाई क्यूज़ को गो थ्रू करो। नाउ यू नो कि यार इससे आर्टिकल टाइप क्वेश्चन आ रखा है, आर्टिकल के अंदर कितने डीप में क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। नाउ यू नो, अब आपको पता है कि इस सब्जेक्ट को मुझे कैसे अप्रोच करना है। तो ये एक तरीका होता है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके पी वाई क्यूज़ गो थ्रू करो। जब आप अगेन जब आप सब्जेक्ट को समझ जाओगे तो नाउ यू नो हाउ टू टैकल दिस सब्जेक्ट। आपको पता चल जाएगा इस किताब को पढ़ना कैसे है, इसमें प्रीलिम्स बेस्ड कंटेंट कौन सा है, मेंस बेस्ड कंटेंट कौन सा है, किस कंटेंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मेंस में कैसे आ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि एस्पिरेंट को समझना, ठीक है। हवा में नहीं करनी है प्रिपरेशन कि भाई किसी ने बोला ये 4 किताबें पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, हो गया। जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे बात नहीं बनेगी, और कोई नहीं कर सकता आपके लिए। आपको खुद ही अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा भाई। अगर आपको 4-5 लाख लोगों को डिफीट करना है तो यू हैव टू बी वन स्टेप अहेड, है ना। अगर हर कोई सेम चीज़ें पढ़ रहा है, हर कोई सेम तरीका अप्लाई कर रहा है, हर कोई सेम स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहा है, तो आपको कुछ हटके करना पड़ेगा ना। आप यूट्यूब चैनल्स देखते होंगे, आप बहुत सारे, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे, अब आपने देखा होगा वहाँ पे मैं ही नहीं हूँ, हज़ारों लोग हैं। तो भाई हज़ारों लोग, आप बोलो कि हाँ सामने वाला बहुत अच्छा टिप्स दे रहा है, सामने वाला अच्छा नोट्स दे रहा है, सामने वाले को 40-50 हज़ार लोग भी तो देख रहे हैं। तो फिर तो जो फ़ायदा आपका हो रहा है तो वो 40-50 हज़ार लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है। तो आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आपको एक एज दे, ठीक है। तो वो आपने काम करना है, आपको कुछ ऐसा करना है जो बाकी नहीं कर रहे हैं। बाकी जो कर रहे हैं वो तो करना ही है, लेकिन बाकी जो नहीं करने हैं वो भी आपने करना है, और वो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो बाकी नहीं करते हैं, ये रियलिटी है, तो आपको इनको करना है। अब आप इस वीडियो से कितना चीज़ों को ग्रैस्प कर सकते हैं और कितने की पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं, ये आप में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मान के चल लीजिए स्टार्टिंग में आपने एग्जाम को समझा, फिर उसके बाद अपने एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़ ली, उसके बाद आप जीएस पे आगे। देखो जीएस का तरीका, पहली बात, कभी भी एक हफ्ते में 3 या 4 जीएस को पढ़ने की गलती मत करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, उनका ऐसा रूटीन रहता है, रोबोट टाइप रूटीन। 2 घंटा पॉलिटी पढ़ूंगा, 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ूंगा, 2 घंटा ज्योग्राफी पढ़ूंगा, 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ूंगा, दिन का हो गया भाई कोटा पूरा। मत करना। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा आज तक किसी का इससे मदद मिली होगी। रिवीजन इज द डिफरेंट थिंग। वो बात अलग है, आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया, अब आपने कहा भाई मेरे को रिवीजन करना है, हफ्ते में 3 सब्जेक्ट ले रहा हूँ या 4 ले रहा हूँ, रिवीजन हो सकता है, सिलेबस कवर नहीं हो सकता। हफ्ते में मेरा ये मानना है कि 2 सब्जेक्ट को आप लेके चलो। स्टार्टिंग में इसको ऐसे समझाता हूँ, आपने कहा कि चलो पहला सब्जेक्ट मैं पॉलिटी उठा रहा हूँ, ठीक है, आपने पॉलिटी उठाया, ठीक है, 4 घंटे दिए पॉलिटी को, ठीक है, हो गया। आपने कहा मेरे पे टाइम अच्छा खासा है, 7-8 घंटे हैं, तो मैं 2 सब्जेक्ट लेके चल सकता हूँ, ठीक है भाई। 4 घंटे पॉलिटी को दिया, 4 घंटे इकोनॉमिक्स को दिया, ठीक है, चल रहा है। एक टाइम आएगा जब आपका कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कहा मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया, इकोनॉमिक्स चल रहा है, जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया उसको डेली बेस पे 1-1.5 घंटे रिवीजन के लिए दीजिए, क्योंकि अब आपको उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे आप तीसरा सब्जेक्ट उठा सकते हो कि चलो यार मेरा पॉलिटी रिवीजन चल रहा है 1-1.5 घंटे, इकोनॉमिक्स भी चल रहा है 4-5 घंटे, अब थोड़ा टाइम मेरे पे बच रहा है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं तीसरा सब्जेक्ट उठा देता हूँ, क्योंकि पॉलिटी का जब रिवीजन हो जाएगा 15-20 दिन बाद, तब तो 2 ही सब्जेक्ट रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, आप ऐसे रोटेशन में सब्जेक्ट को लेके चल सकते हो। और अगर मैं एक रूटीन की बात करता हूँ जहाँ पे आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करना है, देखो मेरा यह मानना है, अगर आप 6-7 घंटे देते हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट है जो आपका 4-5 घंटे लेगा जीएस का, आपने उसको टाइम दिया, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मेरा ये मानना है, अगर आप रेगुलर हो और कंसिस्टेंट हो तो डेली बेसिस पे आपको 45 मिनट्स और 1 घंटा ही देना पड़ेगा, दैट इज इट। अगर कंसिस्टेंट हो तो इससे ज़्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आपने 1 घंटा करंट अफेयर को दिया, अभी भी आपके पास 1-1.5 घंटा बचा है,
जो PYQs होते हैं, जो भी आपने हफ्ते भर में पढ़ा है उसका टेस्ट लगाना, ये मैं कहता हूँ संडे संडे के लिए रखिए। दैट्स इट, संडे को और कुछ मत करो। वीकेंड्स के लिए रख सकते हो, सैटरडे संडे, इस टाइम पे आप दबा के प्रैक्टिस कर सकते हो और जो वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकते हो। और फिर ऑप्शनल कहाँ पे आएगा, फिर जो आपके पास जो 5 दिन बचे हैं उनमें से आप 3-4 दिन ऑप्शनल को दे सकते हो। उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है, वो आप लगा लीजिए उसको जहाँ पे आप लगाना चाहते हो। अगर कोई इंसान कंसिस्टेंट है उसको दिक्कत नहीं आएगी। अगेन ये भी लिख लो, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट आप यूपीएससी प्रिपरेशन में कभी दिक्कत नहीं फेस करोगे, ठीक है, ये क्लियर चीज़ है। तो इस तरीके से आपने अपना जीएस कंप्लीट करना है और रोटेशन में लेके चलना है। आपने सब्जेक्ट कंप्लीट किया, फिर उसका रिवीजन करना है। और जो भी रिवीजन के लिए रिलेटेड मैं ये बोलूँगा, आपने आज जो भी पढ़ा है आपने उसको जैसे ही आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद इमीडिएटली रिवीजन करना है। फिर उसके बाद रात को सोने से पहले या अगले दिन सुबह उठने के बाद आप रिवाइज कर सकते हो। हफ्ते में 3 रिवीजन होना मस्ट है। अगेन बहुत सारे एस्पिरेंट्स से जब मेरी बात हुई, 90% नहीं करते रिवीजन। बहुत से बोलते हैं सर याद ही नहीं हो रहा, इतना पढ़ लिया याद ही नहीं हो रहा, रिटेन ही नहीं कर पा रहे। जब उनसे बात होती है पता चलता है आप रिवीजन ही नहीं कर रहे हो। रिवीजन नहीं करोगे याद नहीं होगा, कैसे याद होगा, आप रिवीजन ही नहीं कर रहे हो। किसी चीज़ को अगर आपने लॉन्ग मेमोरी में डालना है, आपने उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार गो थ्रू करना पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट, इतना समझ लीजिए, ठीक है। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो एस्पिरेंट को सारी चीज़ें याद हैं, आप उनसे जाके पूछ लेना, उन्होंने शायद 8-8, 10-10, 15-15 बार रिवीजन किया है ना। तो ये आप समझ लीजिए। तो जब आप जीएस ऐसे कवर करेंगे, ऑप्शनल भी आप साथ में लेके चलोगे। करंट अफेयर का मैं ये बोलता हूँ, अप्रैल में से थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। अभी अगले 2-4 महीने के लिए थोड़ा लाइट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अगले कुछ महीनों के लिए जीएस पे ज़्यादा फोकस कर लो और अपना ऑप्शनल पे। तो मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बता दिया, 45 डेज फॉर 1 सब्जेक्ट, यानी कि अगले जो 180 डेज हैं, 6 मंथ्स 4 सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद ऑप्शनल, एंड दैट इज़ डन। एनवायरनमेंट और जो साइंस एंड टेक है वो 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा 45 डेज रखना चाहते हो दोनों को टुगेदर तो भी हो जाएगा। इसके बाद बचा क्या है यार, आपने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स तो कवर कर दिए, अब बचा ही क्या है। GS1 में आपका सोशल इश्यूज़ बचा है। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ो, तो जो सोशल इश्यूज़ वाला पार्ट है उसमें आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, वो करंट ओरिएंटेड है। भाई हमारी सोसाइटी में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं उस पर क्वेश्चन आएगा, कहाँ दिक्कत है। GS1 में हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया, हिस्ट्री में एक वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट आता है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आते ही नहीं है, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है। भाई कितना टाइम लगेगा आपको उसको पढ़ने में, 1 हफ्ता लगेगा। यहाँ पे अगेन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका स्टडी मटेरियल, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं बहुत बल्कि होते हैं, उनको पढ़ने बैठोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में महीना लग जाएगा। यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी क्लेवर कि सब्जेक्ट के यार क्वेश्चन कम आते हैं, वेटेज कम है, तो मैं उतना ही टाइम दूंगा इसको जितना ये डिजर्व करता है, ये समझ लो। इकोनॉमिक्स को कवर करने में भी 45 डेज लग सकते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत डीप में पढ़ोगे उसको 1 महीना लग जाएगा। क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे, मेंस में कम से कम 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री का 1 आ रहा है। तो थोड़ा सा यही चीज़ तो आप सीखोगे विद द हेल्प ऑफ PYQs, है ना। तो ये आपको थोड़ा समझना है। अब GS1 की बात करते हैं, तो हो तो गया कंप्लीट। आपने हिस्ट्री कवर कर लिया, ज्योग्राफी कवर कर लिया, एक सोशल इश्यूज़ बचता है। हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी दिक्कत नहीं आएगी। क्या है सोशल इश्यूज़ में यार, ये तो एक बेसिक अवेयरनेस वाली बात है। सोशल इश्यूज़ के क्वेश्चन तो वो इंसान भी कर देगा जो कि थोड़ा सा अवेयर होगा अपने सराउंडिंग के, अपनी कंट्री के, अपनी स्टेट के, ठीक है। GS2 की बात करते हैं। GS2 में सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट हुआ है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन वो आपने पढ़ा अच्छे से। यहाँ पे एक और सब्जेक्ट आता है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है, वो है IR। लेकिन IR के लिए मैं वही बोलता हूँ, करंट में अगर अच्छे हो, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, पॉलिटी की अच्छी खासी समझ है, तो बचा क्या है IR में। और हिस्ट्री तो आप पढ़ ही चुके हैं। IR में थोड़ा स्टैटिक पे आपने फोकस करना पड़ेगा, और मेरे को लगता है IR का कंटेंट भी 2 हफ्ते में कवर हो जाएगा। तो ये भी आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, कुछ इसमें नुकसान नहीं है। सितंबर अक्टूबर में अगर आपके कोर्स सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए, आप लास्ट के लिए छोड़ दो। फिर GS2 में बचा क्या, गवर्नेंस सोशल जस्टिस। यार गवर्नेंस सोशल जस्टिस दोनों 5 दिन में कवर हो सकते हैं। मतलब अगर आप देखोगे इनके क्वेश्चन बहुत ही जेनरिक होते हैं, ठीक है। अगेन करंट ओरिएंटेड है, करंट में कमांड रखो अच्छी, तो दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर भी, ठीक है। तो GS2 में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मटेरियल की बात मैं थोड़ा बाद में करता हूँ। GS3 की बात करते हैं। GS3 में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपका वही है, आपका एक तो इकोनॉमिक्स है, वो आपने कवर किया है। उसके बाद आपका एनवायरनमेंट है, वो भी आपने कवर किया। फिर साइंस एंड टेक है। ये 3 बड़े बड़े सब्जेक्ट आपने कवर किए। एक और सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो है इंटरनल सिक्योरिटी। वो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो आपने थोड़ा पढ़ा, मतलब इसमें यही सब्जेक्ट है जिसमें कि थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आता है एथिक्स। यार देखो, एथिक्स में बोलूँगा सबसे, अगर मेरा मानना है कि
ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में बहुत मज़ा आए, या कि जिसको पढ़ने में कह सकते हैं हमको एफर्ट ना लगे, कम टाइम में जो सबसे ज़्यादा आपको आउटपुट दे सकता है वो है एथिक्स। 250 मार्क्स। इसको ऐसे सोचिए, 250 मार्क्स का आपका है GS1, जिसमें आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने में आपने अच्छे खासे 3-4 महीने लगा दिए। वहीं पे आता है एथिक्स। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, एथिक्स में वो टाइम ही नहीं देते हैं। वो 15-20 दिन पढ़ेंगे या 10-15 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, फिर बोलते हैं यार एथिक्स में नंबर ही नहीं आए। कंपेयर करो यार, एक सब्जेक्ट ये भी 250 नंबर का है, वो भी 250 नंबर का, GS1 और 4, एथिक्स GS4 होता है। तो जिस GS1 में स्कोर करना उतना आसान नहीं है, चैलेंजिंग है, वहाँ पे आप 4 महीने दे रहे हो। एक सब्जेक्ट जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, वहाँ पे आप 1 महीने भी नहीं दे रहे हो, तो फिर कैसे आप स्कोर करोगे? आप आधा आधा टाइम भी दे दो, 1-1.5 महीने 2 महीने भी दे दो, और देखो ये आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देगा सारे GS सब्जेक्ट्स में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी समझनी होती है, तो इसको लास्ट में कर सकते हो जब आपने सारा पढ़ लिया। अब आपको रिवीजन करना है तो एथिक्स को उठाओ, एक एक लेक्चर देखो या नोट्स पढ़ो, जो भी है। कंटेंट, अगेन यहाँ पे मैंने कहा ना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कंटेंट, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, एथिक्स हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं एसए की। देखो एसए, आंसर टेस्ट और रिवीजन, इनको जरा मैं थोड़ा लास्ट में साथ में लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर आपने GS अच्छे से पढ़ लिया, GS 1 to 4 अच्छे से पढ़ लिया एंड करंट की अच्छी खासी नॉलेज है, आपका एसए का कंटेंट डन है। एसए के लिए आपको कोई और बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, कोई और कंटेंट नहीं फॉलो करना पड़ेगा, आपके पास पूरा नॉलेज है। अब बस आपको थोड़ी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, यानी वो जो तरीका होता है ऐसे लिखने का, स्ट्रक्चरिंग, वो आपको सीखना पड़ेगा, उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंटेंट की कमी नहीं है जो आपने GS और करंट अफेयर्स पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ की पॉइंट्स। अब आई थिंक NCERTs हो गया, GS टैकल का मैंने आपको बता दिया है। GS में एक और चीज़ है, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना। ऐसे मत करना, ठीक है भाई मैं अभी पॉलिटी पढ़ रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए, और जब मेंस के लिए पढ़ूंगा तो पॉलिटी अलग पढ़ूंगा, नहीं, साथ में पढ़ना है। पॉलिटी, ये प्रीलिम्स और मेंस का जो भी है सिलेबस, उसको कंबाइन करना है, उस सब्जेक्ट को साथ में कवर करना है, और तब जाके साथ में कवर करने के लिए मैंने 45 डेज़ का है। अगर आप 50 डेज़ भी लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इतने में होना चाहिए, एंड अगर आप रेगुलर रहेंगे तो कवर कर लेंगे। ऑप्शनल की बात करते हैं। देखो ऑप्शनल का सिलेक्शन का मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ऑप्शनल का सिलेक्शन का मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है, उसको भी देख लीजिएगा, उससे थोड़ा और डिटेल में आपको नॉलेज मिल जाएगी। मैं आपको सिर्फ 5 फैक्टर बता रहा हूँ, इनको ज़रा थोड़ा ध्यान से इन पे काम कर लेना, आपको ऑप्शनल आपका मिल जाएगा। पहला फैक्टर है इंटरेस्ट। उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चाहिए। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मज़ा नहीं भी आ रहा है तो चलो समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो चलो बोरिंग तो नहीं लग रहा ना कम से कम। पहली चीज़, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, उसमें अगर थोड़ा आपको लगता है कि हाँ हो सकता है तो दैट विल बी वेरी गुड ऑप्शनल। तीसरा है उसके ज़रा PYQ सिलेबस को नज़र मार लेना, थोड़ा समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे टॉपर की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सोचिए एक इंसान जिसने 2-3 साल से यार एक सब्जेक्ट को पढ़ा है, वो ज़्यादा बता पाएगा ना आपको कि यार मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा, क्या दिक्कतें आई, किसको लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, मैंने क्या क्या इश्यूज़ फेस किए। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी। कुछ बहुत अच्छे ऑप्शनल्स होते हैं, बहुत शॉर्ट सिलेबस होता है, ईजी क्वेश्चंस आते हैं, रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, बहुत कन्फ्यूजन रहता है यार कि इसमें रिसोर्सेज क्या फॉलो करूँ। तो जो ऑप्शन आप चूज़ करते हो, मेक श्योर उसके रिसोर्सेज आपके पास हों, दैट इज़ मैंडेटरी, क्वालिटी रिसोर्सेज हों, दिक्कत ना आए। ये कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेस पे ऑप्शनल चूज़ करना है। थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि यार ये ऑप्शनल पता नहीं यार कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये वो जो भी है, तो बी केयरफुल, ज़बरदस्ती कोई ऑप्शनल मत लेना। टॉपर के ऑप्शनल था मत लेना। आई थिंक एक टॉपर का हिस्ट्री था, एक टॉपर का ज्योग्राफी भी था, किसी टॉपर का सोशियोलॉजी था, ये पिछले 5-6 साल टॉपर की बात कर रहा हूँ। किसी टॉपर का एंथ्रोपोलॉजी था, किसी का PSIR था। तो भाई कौन सा लोगे आप? सारे ऑप्शन में तो टॉपर आ रहे हैं, ये गलती मत करना। दूसरा, भीड़ बहुत है यहाँ पे इस ऑप्शनल में, यार हर कोई यही ले रहा तो मैं भी ये ले लेता हूँ, ये मत करना। दोस्त ने कह दिया आपके, अरे यार ये ऑप्शनल मस्त है यार, बड़ा ईजी है, ले लो, मत लेना। हो सकता है ना कि भाई मान लीजिए मेरा कोई ऑप्शनल है, मान लीजिए मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो मैंने कहा यार, किसी ने मुझसे पूछा यार कौन सा लूँ, मैंने कहा यार हिस्ट्री बड़ा आसान है यार, ले लो हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री में चैंपियन हूँ, हो सकता है सामने वाला ना हो, चैंपियन इन द सेंस कि हो सकता है मुझे बहुत पसंद आता हो। GS लेवल का तो हम पढ़ लेंगे हिस्ट्री, ऑप्शनल लेवल का बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पता सामने वाला ना पढ़ पाए उतना, या सामने वाले को ज़्यादा पसंद ना हो इतना स्टैटिक सब्जेक्ट, है ना, ये इसलिए समझना चाहिए इस चीज़ को। तो वही मैं कहता हूँ कि थोड़ा खुद का भी जब आप दिमाग यूज़ करोगे तो आप देखोगे यार उतना कुछ चैलेंज है नहीं जितना कि बना रखा है ना। तो दैट इज़ द पॉइंट। दूसरी बात आती है सी सेट की प्रिपरेशन कब करनी चाहिए। देखो यार अगेन, अगर आपको लगता है बहुत डर है, देखो कईयों को बहुत डर रहता है, घबराए हुए होते हैं कि यार बहुतों को मेरे को मैसेज आए, GS में डर नहीं है, GS में हम परफेक्ट हैं।
सी सेट में बड़ा डर है। पहली बात तो जीएस में भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए, और सी सेट में बड़ा डर लग रहा है। मैथ्स को उन्होंने पकड़ रखा है यार। मैथ्स इसको ऐसे समझो, सी सेट में 80 क्वेश्चंस होते हैं, उन 80 क्वेश्चंस में यू हैव टू डू 27 क्वेश्चंस करेक्ट। सी सेट आपका डन है, डन है, मतलब कि क्वालिफाई हो जाएगा। तो यार आपको 80 में से 60-70 क्वेश्चन थोड़ी करने हैं, आपको हार्डली कह सकते हैं कि 40-50 क्वेश्चंस करने हैं, उसमें से आपके 90% एक्यूरेसी है, तो यार हो जाएगा क्वालिफाई आपका। और मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स के तो कितने 25-30 क्वेश्चन होंगे मैक्स टू मैक्स आउट ऑफ 80। बाकी रीजनिंग भी तो है, इंग्लिश भी तो है, इतने स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं दोनों, इन पे भी फोकस करो। मैथ्स में मैं ये कहता हूँ कि देखो, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना कि भाई मैथ्स है टफ है, तो मैं बहुत से क्या करते हैं, मैं रीजनिंग इंग्लिश अच्छी कर दूंगा और मैथ्स को छोड़ दूंगा, ये भी मत करना। भाई मैथ्स से सोचो अगर 4-5 क्वेश्चन आसान आ गए, 12-15 नंबर आपके ऐसे ही आ जाएंगे यार। 66 की कट ऑफ है, 15-16 नंबर अगर आप ऐसे ही ला सकते हो मैथ्स में, तो थोड़ा एफर्ट करो तो कम से कम। मैथ्स अगर मैं बात करता हूँ, मैथ्स में 20 सब चैप्टर्स हैं, अलग अलग आता है ना, जैसे आपका प्रोबेबिलिटी आ गया, उसके बाद LCM, HCF, एवरेज, नंबर सिस्टम, DI, बोट एंड स्ट्रीम। अरे सारे में मत चैंपियन बनो ना, कुछ कुछ जो चैप्टर्स हैं जो आसान लगते हैं, जो आपको मैं कर सकता हूँ, उनको तो कम से कम कर लो। और लास्ट जो सी सेट के पेपर्स हैं उनसे प्रैक्टिस करो, अच्छी खासी आपकी सी सेट इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन दैट इज़ द प्रॉब्लम ना, हमको सब हाथ में चाहिए। नो बडी वॉन्ट्स टू डू रिसर्च, नो बडी वॉन्ट्स टू डू एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। सब चाहते हैं कि यार कुछ मिल जाए, यार लेक्चर मिल जाए कहीं के, 15-20 लेक्चर काम हो जाए। ऐसे मत करना, थोड़ा एफर्ट डाल दीजिए, क्योंकि मैंने भी गो थ्रू किया यार। देखो सी सेट के थोड़ा बहुत मतलब बहुत लेंदी लेक्चर्स लोगों ने डाल रखे हैं। तो ये मेरा मानना है कि जो बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, जैसे RS अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है आपकी ये रीजनिंग के लिए और क्वांट के लिए, बहुत अच्छी किताब है। इंग्लिश के लिए तो पैसेज वाला है, जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतना अच्छा आपका इंग्लिश पैसेज होगा। तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि काफ़ी आपको मदद कर देंगी, ठीक है। तो ये है सी सेट का। तो अब करना कब है, देखो मैं ये लेके चलूँगा कि बहुत सारे लोग ना एंड के लिए छोड़ देते हैं, आखिरी के 2-3 महीने। अभी से भी अगर आप सिर्फ संडे को भी 1-1.5 घंटा टाइम दोगे प्रैक्टिस के लिए, बहुत है। अगले 5-6 महीने के लिए अगर 1 घंटा भी आपने दे दिया सी सेट के प्रैक्टिस के लिए, तो आपकी सी सेट बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो हफ्ते में 1-2 दिन, दैट्स इट, डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा वीक हो तो अभी से भी अगर आप 1-2 घंटा या एक हफ्ते में 1-2 दिन पढ़ते हो, तो एक साल में तो यार सी सेट आपका बहुत इंप्रूव हो जाएगा। बट अगेन द पॉइंट इज़ आपके पास थोड़ा सा अच्छी बुक्स हो गई, यूट्यूब पे भी आई थिंक जो भी कंसेप्ट में आपको दिक्कत आती है उसका स्पेसिफिक लेक्चर ढूंढ के उसको समझ सकते हो, एंड देन उसी से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, उस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छा खासा, एंड उसके बाद यूपीएससी के जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा लगाइए, सी सेट की भी दिक्कत हो जाएगी पूरी, ठीक है। तीनों सेक्शन है ना भाई, क्वांट है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, कोई तो आपका वीक होगा। 27 क्वेश्चन करने हैं, कोई सेक्शन आपका स्ट्रांग होगा, उसी में अगर आपने 15-16 क्वेश्चन कर दिए तो बचा क्या फिर, बाकी 2 सेक्शन से 12 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं टू क्वालिफाई। अगर आपके 50 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर दिए, 50 में से आपके 8-10 भी गलत हो रहे हैं, तो भी क्वालिफाई कर लोगे अच्छे से। सी सेट में एक क्वेश्चन की कीमत होती है 2.5 मार्क्स, इसलिए यहाँ पे आपको 27 क्वेश्चन में क्वालिफाई हो रहा है ना, कंफ्यूज मत होना। यानी कि आप 10 क्वेश्चन सही करोगे, 25 नंबर मिल जाएंगे झटके में। और अभी आई एम प्रीटी श्योर, अगर आप अभी सी सेट का पेपर उठा के देख लो, आई कैन गारंटी आप में से हर कोई 15-20 क्वेश्चन, कम से कम 15 तो सॉल्व कर ही लेगा। बिना प्रिपरेशन के भी आप 30-40 ला दोगे, एक बार करके देख लेना ट्राई। तो फिर इतना घबराना क्यों उस चीज़ के लिए जो कि हम अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। इतना भी टाइम नहीं देना है कि जीएस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, इतना टाइम देना है जिससे हमारा क्वालिफाई हो जाए कंफर्टेबली। प्रैक्टिस से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में 2-3 चीज़ों की हम जरा बात करते हैं, इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्राज पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात करूँगा, तो जाइएगा मत, ठीक है। एक होता है कि टेस्ट, रिवीजन, आंसर राइटिंग और एस्से का बहुत सिंपल है। मेरा ये मानना है कि एक बार यार थोड़ा सा जब आपके ये कोर सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, यानी कि 6 महीने के टाइम पे 6 मिनट ज़्यादा एस्से के लिए परेशान मत होइए। PYQ की बुक आती है जिसमें कि सॉल्ड एसेज होते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी। और प्रिलिम्स की भी ये बुक होनी चाहिए आपके पास, सॉल्ड, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। हफ्ते के अगर 2 एस्से के आप टारगेट करते हो, PYQ से टारगेट कर सकते हो, या आपके पास क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करना जिसके पास आपके पास सॉल्ड आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को टारगेट मत करना जिसके पास आंसर ही नहीं है, फिर भटकते रहोगे कि मैंने लिखा है, कोई चेक कर दो, सही है गलत है, समझ रहे हो, जैसे बहुत सारी गलती करते हैं, ऐसा मत करना। सबसे पहले मैं टेस्ट की बात करता हूँ। एक और चीज़ लिख दो और प्रॉमिस करो अपने आप से, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी मैं हफ्ते भर में पढ़ता हूँ उसका मैं टेस्ट लगाऊंगा, ख़त्म बात।
हफ्ते भर में आपने जो भी पढ़ा उसका आपने 100 MCQs का टेस्ट लगाना है। बहुत सारी बुक्स हैं, अगर मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, कोचिंग वालों के अवेलेबल हैं। अमेज़ॉन पे आपको अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। गूगल पे आप सर्च करोगे पर्टिकुलर टॉपिक पे मिल जाएंगे आपको। प्रैक्टिस करो, मैंडेटरी है। 5 क्वेश्चन आंसर राइटिंग के करो पर वीक। आंसर राइटिंग का बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये मेरे GS कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब करूँगा। नहीं, मैं कहता हूँ सेक्शनल टेस्ट लगा लो ना। आपने मान लीजिए पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी में आपने पार्लियामेंट पढ़ा, आपने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, इन्हीं के क्वेश्चन लगा लो ना आंसर राइटिंग वाले। क्यों जरूर थोड़ी कि आपको पूरे पॉलिटी के लगाने हैं। जो आपने पढ़ लिया है उसके क्वेश्चन लगाओ 5-5, दैट इज़ इट। ये आपने वीक 1 से करना है, बस ये मैंडेटरी है। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक है, जो सब्जेक्ट देखो, जो सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर दोगे आपने उसके PYQ सॉल्व करने हैं कम से कम पिछले 10-15 साल के। जब कंप्लीट कर दोगे, साथ में मत करना। पहले मैंने कहा था कि एनालाइज करना, समझ लेना थोड़ा सा। अब आपको पता है कि कैसा आता है पेपर, कैसे PYQs आते हैं। जब आपका ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, मान लीजिए आपने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, पॉलिटी कंप्लीट हो गया ना, पढ़ लिया अच्छे से, रिवीजन कर लिया, अब उसके कुछ नहीं, PYQ से प्रैक्टिस करो। पिछले 10-15 रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं है अभी, वो प्रैक्टिस से आपका रिवीजन हो जाएगा। ये मैंडेटरी है और ये करना है, तब जाके आपको वो चेंज नज़र आएगा। आपको पता चलेगा कि यार मैंने प्रिपरेशन कैसे करी है, मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं कर पा रहे हो तो गलतियाँ निकलेंगी, उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। समझ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। तो आंसर राइटिंग देखो आपकी वीक से ही कवर हो रही है, वीक 1 से कवर हो रही है। टेस्ट भी लग रहा है। रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स, देखो रिवीजन शॉर्ट नोट्स का मैं एक बात बोलूँगा। पहले तो हम ये समझते हैं यार कि देखो रिवीजन का पर्पस सिर्फ ये होता है जो हमने पढ़ा है हम उसको भूले नहीं, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है जो हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। आप कभी भी अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो पहली बारी में गलती मत करना शॉर्ट नोट्स बनाने की, कि आपने आज लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर पढ़ा या कुछ भी आपने पढ़ा, आपने कहा आज पढ़ लिया, आज ही नोट्स बनाता हूँ, मत करना। बिगेस्ट मिस्टेक। जब उस सब्जेक्ट, जब वो जो पर्टिकुलर चैप्टर टॉपिक जो भी है आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, नाउ यू नो, पूरी क्लैरिटी है मेरे को, अब नोट्स बना सकते हो। क्योंकि नोट्स उन चीज़ों के बनते हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमको थोड़ा परेशान करते हैं, जो हमको याद नहीं होते, जो थोड़े कंसेप्चुअल साइड में होते हैं, समझने में टाइम लग रहा है। तो बार बार मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, टाइम लग रहा है, इससे बेटर उसको समझ के अपने लैंग्वेज पे लिख देता हूँ नोट्स के फॉर्मेट में और मेरे को टाइम नहीं लगेगा। नोट्स का पर्पज़ है मेरा टाइम बचना चाहिए, समझ रहे हैं इस चीज़ को। नोट्स बनाने का पर्पज़ है हमारा टाइम बचना चाहिए। और अगर नोट्स बनाने से आपका टाइम बच रहा है रिवीजन में या उस सब्जेक्ट को फिर से पढ़ने में, तो बेशक बनाइए। अगर आपको लग रहा है भैया मेरा तो टाइम नहीं बच रहा, टाइम और बर्बाद हो रहा है, नोट्स पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो भाई बुक से पढ़ो फिर। तो अगेन UPSC में कोई फिक्स रूल नहीं है, इस चीज़ को समझ लो। कोई नहीं बोलता ये चीज़ यार, हर कोई अपना सेम लाइन पे चल रहा होता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, एक रूल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। सबका पढ़ने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है, सबकी जो थिंकिंग है वो अलग है। तो हम एक चीज़ सब पे थोड़ी थोप सकते हैं, ठीक है। मैं तो सिर्फ वेज बता सकता हूँ क्योंकि ऐसा आप कर सकते हो। नाउ यू नो कि हाँ अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूँ। और आपको अगर रिजल्ट दिख रहा है, आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो स्टिक टू इट ना भाई। अगर आपको अपने तरीके से आप पढ़ रहे हो, आपको रिटर्न दिख रहा है, रिटर्न कैसे दिखेगा? आपने पढ़ा, समझा, रिकॉल कर पा रहे हो, एक्टिव रिकॉल कर पा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन के टाइम में भी थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। तो यू आर गोइंग गुड। और ये एक्टिव रिकॉल और रिवीजन वाला सिंपल सीन है। जैसे मैंने बहुत बार बोला है कि डेली वीकली मंथली अपने रिवीजन करना है। एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है? आपने अभी कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ ली है, आपने बुक में पढ़ तो ली है, आपको पता भी चल गया, मैं समझ गया, याद हो गया। अब किताब बंद करके आंख बंद करो और उसको मन में दोहराओ। इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल करना, थिंग्स को एक्टिवली रिकॉल करना। एंड इफ यू आर एबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली, मतलब वो चीज़ आपको समझ में आ गई और याद भी होगी। और ऐसे करने से चीज़ें आपको लॉन्ग मेमोरी में जाती हैं, ठीक है। जब आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन करते हुए देख के रिवाइज मत करो, टॉपिक देखो और उसको जो भी एक्सप्लेनेशन है खुद उसको आंसर करिए। ऐसे में रिवीजन आपका बहुत बढ़ेगा, ठीक है। देख देख के अगर आप रिवाइज करोगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन टॉपिक देख के खुद ही आंसर करोगे तो ऐसे में आपको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हमारा ब्रेन बहुत शार्प है, बहुत पावरफुल है, तो थोड़ा उसकी शक्ति को समझो और यूज़ करो, है ना। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो ये बात होगी आंसर राइटिंग का। आई थिंक मैंने बता दिया है। आंसर राइटिंग का एकदम से स्टार्ट नहीं करनी है कि भाई मैंने PYQ उठाया। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। आप NCERT पढ़ रहे हो, NCERT के क्वेश्चन से आंसर राइटिंग करिए।
अब देखो, आई थिंक मैंने भी एक बार वीडियो बनाया था आंसर राइटिंग पे कि करना कैसे है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, क्वेश्चंस को कैसे फिगर आउट करना है, उसका कीवर्ड क्या होना चाहिए, डायमेंशंस क्या होने चाहिए। तो उस वीडियो से आपको एक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं डीप में नहीं बता सकता अभी, ठीक है। तो आंसर राइटिंग इस वे में आपने करनी है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा हफ्ते में आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, तो क्या दिक्कत है? आपने जो हफ्ते भर में पढ़ा उसी पे आप आंसर लिख रहे हो, एफर्ट भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं, और फिर मेरा ये मानना है कि 25 में अगर अटैम्प्ट दे रहे हो या 26 वाले, तो मुझे लगता है कि आप लोग टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आई थिंक अगर यहाँ पे 25 वाले 6-7 महीने ले रहे हैं, तो आप 14 महीने ले सकते हो। तो टाइम आपके पास अच्छा खासा है। और एग्ज़ाम से पहले, यानी एग्ज़ाम से 3 महीने पहले कोशिश करो कि ऑप्शनल बंद हो जाए, रैप अप करना है। मान लीजिए अगर मई में होता है पेपर, तो मान लीजिए जैसे मई में पेपर है, तो कोशिश करना है कि फेब में हो जाए बस, ऑप्शनल रैप अप कंप्लीट हो गया, रिवीजन साइड रख दो, और आंसर राइटिंग भी उस टाइम पे बंद कर देनी है। तो उस टाइम के बाद फिर सिर्फ और प्रीलिम्स पे फोकस करना है। और 2-3 चीज़ें हैं, PYQ से प्रैक्टिस, और उसके बाद आपका रिवीजन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस। एक और चीज़ रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़, या कितने टेस्ट लगाने चाहिए मॉक। यार अगर अब ये देखो, बहुत सारे बोलते हैं ना 30-40 मॉक लगाने हैं। अब ये मैंने आपको क्या किया, वीक 1 से आप 100 MCQ सॉल्व करो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके 100 MCQs का टेस्ट लगाओ। अगर आप वीक 1 से कर रहे हो, तो यार आप 50-60-70 टेस्ट तो ऐसे ही लगा दे रहे हो। आपको ज़्यादा टेस्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट लगाने का पर्पज़ होता है अपनी गलतियों को निकालना, और अपने आप को चेक करना कि भाई मैंने पढ़ा है, सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है उसके मैं आंसर लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा पा रहा हूँ। दैट इज़ द होल पर्पज़ ऑफ द टेस्ट। बहुत से लोग, वो मिथ है कि 50-60 कर देंगे, उससे थोड़ी होता है कुछ। आप नहीं पढ़ा आपने अच्छे से, टेस्ट लगाओगे, अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, सिंपल एज दैट। करंट अफेयर्स का, ठीक है। बुक लिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो या आपके जो बाकी GS सब्जेक्ट्स हैं, मुझे लगता है मैंने देखो ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप अगर इतना लिख दो शशांक सजवान बुक लिस्ट, UPSC बुक लिस्ट, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। काफ़ी सारे लोगों ने देखा है, तो मुझे लगता है आप वो वीडियो देखो। मैं बहुत डिटेल में बताया कि आप बुक लिस्ट को कैसे फाइनलाइज कर सकते हो, कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हो, किस सब्जेक्ट के लिए, बहुत डिटेल में बताया। नोट्स कैसे अरेंज कर सकते हो, कौन सी NCERTs पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो एक बार आप मेरे नाम के आगे जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है वो टॉपिक लिख दो, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट में अब 2-4 चीज़ें देखिए यार, ये थोड़ा पढ़ाई के हटके है, एक्स्ट्रास कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला यार देखो, ये सारी चीज़ें हमने सुनी, हम कर रहे हैं। कीप योर लाइफ बैलेंस्ड। यार देखो, इन दी एंड ये एग्ज़ाम ही है ना। हमारी लाइफ काफ़ी बड़ी है, किसी भी चीज़ से हमारी लाइफ और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी हेल्थ अफेक्ट हो। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी जो लाइफ बैलेंस्ड है उसका बैलेंस बिगड़ जाए। तो लाइफ को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस रखने का मतलब प्रॉपर स्लीप लेना, टाइम पे खाना खाना, हेल्दी फूड्स पे फोकस करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, और इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मुश्किल से 1.5-2 घंटे की बात है। इतना टाइम अगर अपने पे दोगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और 4 चीज़ें हैं, आपको अपने मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे काम करना है। फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज मैंडेटरी है। इमोशनल हेल्थ के लिए नेगेटिव लोगों से दूर रहो, है ना। जो आपको जो डीमोटिवेट करता है, या जो आपको लगता है कि ये सामने वाला बस परेशान करने के लिए खड़ा हो रखा है, बैठ रखा है, निकालो उसको, ठीक है। और उसके बाद आता है स्पिरिचुअल। थोड़ा स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होती है, जहाँ पे कुछ काम नहीं आता। ये सब जो ये बुकिश नॉलेज, वर्ल्ड नॉलेज, ये सब कहीं पे काम नहीं आता। वहाँ पे एक ही नॉलेज काम आता है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज। तो उसके लिए आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, आपकी चॉइस है। यहाँ पे कोई मैं नाम नहीं लूँगा, इच्छा है, बस पढ़ लो डेली बेस पे। 15-20 मिनट पढ़ लो, काम चल जाएगा। और लास्ट में आता है जो मैंने कहा था, वो है आपकी मेंटल हेल्थ। तो स्पिरिचुअल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे आपने काम कर दिया, वो मेंटल हेल्थ को ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर देगा। तो उसमें मेंटल, आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। जो स्पिरिचुअल वेल्थ है और जो इमोशनल वेल्थ है, तो ये फीड करते हैं आपके मेंटल हेल्थ को, ठीक है। तो दैट इज़ मैंडेटरी। बाकी जो आपकी मर्जी, करना है करो, नहीं करना नहीं करो, बट दिस विल हेल्प यू। हॉबीज़ को गिव अप मत करना। आज की डेट में लोग मोबाइल, सोशल मीडिया, फ्रेंडशिप, घूमना फिरना, हैंग आउट, ये वो सब में फंसे पड़े हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉबीज़। आपकी कोई हॉबीज़ है, डोंट क्विट इट। सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, जो भी है करो भाई, क्या दिक्कत है। 1 घंटा तो हॉबी के लिए दे सकते हो, क्योंकि जो करना आपको पसंद है, एनीथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस विल सिंपली ड्राइव यू मोर टूवर्ड्स योर गोल। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में
कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन शॉर्ट में बोलूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है। मैं पहले भी बोल लिया था कि कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर पढ़ोगे तो मतलब दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। अगर लगता है आपको बेसिक्स क्लियर है, मजबूत है, फर्स्ट क्लास है, पढ़ा है, स्कूल में आर्ट्स ज़बरदस्त पढ़ा है, एकदम टॉपर हैं, चैंपियन है, ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी की। लेकिन अगर आपको लगता है बेसिक्स नहीं है, एकदम ज़ीरो हूँ, प्लीज़ एनसीईआरटीज़ मैंडेटरी है। दिल्ली जाना कंपलसरी है? नॉट कंपलसरी एट ऑल। बहुत से लोग घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर से एग्ज़ाम निकाले भी हैं, आप तो देखते ही होंगे यूट्यूब में दुनिया भर के लोगों को। तो कंपलसरी नहीं है, पढ़ाई घर से भी हो सकती है, और बहुत से लोग दिल्ली जाके प्रिपरेशन करते हैं तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल योर चॉइस, बट कंपलसरी नहीं है, घर से भी कर सकते हो। दूसरी बात ये है, कोचिंग कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। इतना जो लंबा मैंने भाषण दिया है, ठीक है, तो अगर कोचिंग ही कंपलसरी होती तो मैं स्टार्टिंग बोल देता ना कि हाँ भाई ये ज्वाइन कर लो, छुट्टी, और मैं अपना ही प्रचार कर देता। 1 घंटे का वीडियो है, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में बोला था थोड़ा सा, वो भी इसलिए बोला था क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, है ना, वो मैं नहीं चाहता कोई परेशान रहे, इसलिए बोला था। बीच में मैंने कुछ भी नहीं बताया कि मैं ऐसा कराता हूँ, ऐसा करते हैं, और जो चीज़ें मैंने बोली हैं ऑब्वियसली सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, बट फिर भी इट इज़ नॉट कंपल्शन। अगर कोई खुद से कर सकता है दैट इज़ फाइन। एक चीज़ है, वो है ऑप्शनल। ऑप्शनल में अगर आपको लगता है यार थोड़ा सा परेशान हो रखा हूँ मैं, थोड़ा दिक्कत हो रही है, उसके लिए आप ले सकते हो, उसके लिए आप थोड़ा एक्सपर्ट हेल्प ले सकते हो। इट कैन बी मेंटरशिप, इट कैन बी क्रैश कोर्स, जो भी है वो आपकी चॉइस है। ऑप्शनल में सोच सकते हो, बस, और कुछ नहीं। जीएस का यार क्या जीएस में करोगे, लोगे, है ना। तो जो बताया उसको अच्छे से पढ़ो, दैट्स इट। वही कंटेंट सेम है, खुद पढ़ना है, एफर्ट डालना है। अब इतना स्पून फीडिंग की आदत भी ठीक नहीं है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की ज़रूरत है? कहाँ ज़रूरत है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की? बहुत सारे लोग प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, 15-20 टेस्ट होते हैं उसमें, और क्या होता है उसमें? एक्सप्लेनेशन होता है थोड़ा बहुत वीडियो के थ्रू, और मतलब क्या ही होता है उसमें। टेस्ट सीरीज़ तो मैं भी देता हूँ, लेकिन इन दी एंड वही होता है यार, आपको टेस्ट सीरीज़ कहीं से भी मिल जाएंगे, टेस्ट कहीं से भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसको पढ़िए अच्छे से। अननेसेसरी टेस्ट सीरीज़ ही मार्केट में 15-20 हज़ार की है, 25 हज़ार की है कहीं तो, शायद से। तो इतना इन्वेस्ट करना इज़ नॉट वर्थ इट। उतने में तो यार आपकी पूरी स्टडी मटेरियल आ जाएगा 4-5 हज़ार में ही, और उसके बाद 10 हज़ार में आप अच्छा खासा खाना पीना खा के बड़ी कुछ फैसिलिटी ऐसी कर सकते हो कि पढ़ाई और अच्छे से दमदार तरीके से हो, ठीक है। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो ये है, आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी, है ना। और बाकी जो मेरा मेन टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, 56 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। तो और ऐसे में आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन वही होता है कि मिस आउट हो जाती हैं, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी बहुत लेंदी है, और जिसने एंड तक देखा होगा हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि इससे हमारी सीरियसनेस दिखती है। क्योंकि आजकल तो यार लोग 1 मिनट का वीडियो नहीं देख पाते हैं, जो शॉर्ट्स डलते हैं। तो 1 घंटे का वीडियो वही देखे यार जो सच में जुनूनी होगा, जो हार्ड वर्किंग होगा, मुझे एग्ज़ाम निकालना है, ऑफिसर बनना है। और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट से पहले थोड़ा मोटिवेशन होगा। आप जिसने अभी तक पूरा वीडियो देखा है, हार्ट ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई किस किसने देखा है। नंबर बहुत कम होगा, आई एम प्रीटी श्योर बहुत कम होगा, बट जिसने देखा है तो उन्हीं के लिए ये वीडियो एक्चुअली में मैंने बनाया है, जो पूरा वीडियो देखते हैं। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग 10-15 मिनट में छोड़ देते हैं, बट इट डजेंट मैटर टू मी, है ना। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में डिस्पाइट सो मैनी फॉलोइंग, मैं बहुत लिमिटेड डालता हूँ, क्योंकि सोचता हूँ कि भाई जब कुछ अच्छा होगा बताने को तो मैं वीडियो डालूंगा। और जो एक्चुअली में जो वेट करता है तो सिर्फ उन्हीं के लिए होता है वीडियो। अभी भी बहुत ही हेक्टिक चल रहा है शेड्यूल, नहीं मिल रहा था टाइम, क्योंकि थोड़ा सा क्लासेस होती हैं, नोट्स लेक्चर्स रेडी करना, टेस्ट रेडी करना, बहुत हेक्टिक रहता है शेड्यूल। बट ये वीडियो जो कि कमिटमेंट दी थी मैंने 2-3 दिन पहले, तो आई हैड टू, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट में आते हैं। तो पहला आगे वही है कि जो पूरा वीडियो देखा है तो हार्ट दीजिए, सो दैट आई नो यू हैव वॉच द वीडियो थॉरली। और कौन सी इस वीडियो की सबसे अच्छी बात लगी वो बताइएगा। अब लास्ट में मैं ये बोलूँगा यार, देखो यूपीएससी जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, तो इसको ना एग्ज़ाम की तरह लीजिएगा। एंड एक बात मैं ये भी बोलूँगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। ये अपॉर्चुनिटी हर इंसान को नहीं मिलती है। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको ये मौका मिला है तो यार टेक दिस एज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, बहुत तरीके ढूंढेंगे कि यार ऐसा है वैसा है, इग्नोर करो उनको। सच में एक रेप्यूटेड पोजीशन है, ऑफिसर बनोगे, यू विल गेट द अथॉरिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, देखो नहीं, अथॉरिटी मिलेगी टू ब्रिंग अ चेंज। एक ऑफिसर बन के आप इतना कुछ कर सकते हो जितना आप सोच भी नहीं सकते, लिटरली आप सोच भी नहीं सकते, इतना कुछ आप कर सकते हो। और सच में अगर आपको एक चेंज लाना है तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता यार। देखो काफ़ी सारे लोग मेरे से जो जुड़े हैं, बहुत सारे हाउस वाइफ्स हैं,
हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो जॉब करती हैं, 5-6 बजे घर आते हैं, उसके बाद बच्चों को देखना, घर का खाना पीना, उसके बाद दे आर लाइक सर अब तो 9 बजे हम 9-10 बजे फ्री होते हैं, 10 बजे से हम 2 बजे तक पढ़ते हैं। इमेजिन 9 से 5 की ड्यूटी के बाद स्टडिंग फ्रॉम 10 to 2। फिर सर 2 बजे के बाद मन करता है पढ़ने का, लेकिन सोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सुबह 6 बजे उठना है, बच्चों को रेडी करना है स्कूल के लिए। एक एस्पिरेंट है 11 बजे वाले बैच में, तो वो स्कूल बच्चों को छोड़ना होता है, फिर खुद का भी रेडी करना होता है, फिर जो इन लॉज हैं, फिर वो सब चीज़ें। बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ्स भी हैं जो ड्यूटी नहीं करती हैं, लेकिन वो है कि सर थोड़ा सा है प्रिपरेशन करनी है, बट इतना हेक्टिक रह जाता है शेड्यूल, टाइम बहुत ही लिमिटेड मिल पाता है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके एज होने वाली है, बहुत सारे हैं जो 30-31 या एज पे हैं, बिल्कुल एक ही अटैम्प्ट है, तो सर अब तो लेट पता चला है, थोड़ा लेट आंखें खुली हैं, तो अब एक ही अटैम्प्ट है, अगले साल ट्राई करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं। बहुत सारे जो गांव में रहते हैं, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, प्रिंटिंग की सुविधा नहीं है। आप में से दिल्ली में रहते हैं, सोचो यार, आप लोग दिल्ली में रहते हो और 400-500 पन्नों के आपके नोट्स प्रिंट आउट करने हैं, 100-150 रुपये में हो जाएंगे यार। बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पर पेज का 5 रुपीज़ लगता है, और जब मैं कोई नोट्स डालता हूँ 100 पेजेस के, तो वो बोलते सर बहुत महंगा लगता है इसका, तो फिर उनके लिए वेबसाइट मैंने प्रोवाइड करी जहाँ से कि सस्ती प्रिंटिंग हो जाए। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारे एस्पिरेंट्स फेस करते हैं। किसी के घर में फैमिली हेल्थ इशू, कभी कुछ ये वो, तो कहने का मतलब ये कि यार देखो, इसके बाद भी उन लोगों का जुनून ख़त्म नहीं होता। उनको है कि भाई अपन को प्रिपरेशन करनी है। तो कहने का मतलब कि जब तक आप प्रिपरेशन करोगे इस एग्ज़ाम की, तो मेक श्योर यू गिव योर 100%। आप 1 साल करो, 2 साल करो, 3 साल करो, आपकी चॉइस है, बट जब तक कर रहे हो मेक श्योर यू गिव योर 100%। टाइम वेस्ट मत करना। होता क्या है, बहुत से लोग तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, सोशल मीडिया ये वो उल्टा सीधा, कुछ उससे काम नहीं चलेगा। सोशल मीडिया में यार देखो, चीज़ें बड़ी रंगीन होती हैं, कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई वीडियोस देख रहा है, इंटरव्यू सेशन के जो मॉक सेशंस होते हैं उसी से खुश हो रहा है। अरे उससे काम नहीं चलेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, पन्ने पलटाने पड़ेंगे, घर में जो किताबें हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, मोबाइल को शट करना पड़ेगा, एफर्ट लगेगा, स्ट्रगल होगा, टेंशन होगी, थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, ये होगा और ये करना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। मज़े मज़े में ज़िंदगी के मज़े भी हो रहे हैं, प्रिपरेशन भी चल रही है, 1-2 साल लंबी खींच रही है, तो क्या फ़ायदा ऐसे में। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अपॉर्चुनिटी है, लिटरली इट इज़ एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और जब तक प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रॉमिस टू योर सेल्फ, इवन चाहे मैं 6 महीने प्रिपरेशन कर रहा हूँ या चाहे मैं 1 साल प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, दैट्स इट। उसके बाद जो सक्सेस फेलियर, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और उसके बाद चांसेस ये हैं कि आपको सक्सेस ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो भी रिजल्ट रहेगा यू विल बी सेटिस्फाइड। लाइफ में कभी पीछे मुड़ के देखोगे ना, रिग्रेट नहीं होगा यार उस टाइम में प्रिपरेशन करता था, लेकिन जम कर करा भाई प्रिपरेशन, मैंने इतना तो है, मेहनत तो मैंने करी, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, दैट इज़ वट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो बाकी समझदार तो आप लोग हैं ही, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट, दिक्कत, कन्फ्यूजन होगा तो बेशक इस वीडियो के कमेंट में करिएगा, कमेंट करना, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि बड़ा वीडियो है, एंड अगर किसी ने पूरा वीडियो देखा होगा तो जो मैंने वीडियो में कहा है वही क्वेश्चन पूछोगे तो वो नहीं रिप्लाई करूंगा, लेकिन कुछ हट के पूछोगे आई डेफिनेटली रिप्लाई। आई थिंक पहला वीडियो है मेरे लाइफ का और मेरे यूट्यूब करियर का। यूट्यूब पे मैंने आई थिंक 500 या 400 से ज़्यादा वीडियोस डाले हैं, लेकिन लाइफ में पहला वीडियो इतना बड़ा बना है, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, एंड आई होप आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जो भी मेरी एक्सपीरियंस था, जो भी मैंने हज़ारों एस्पिरेंट्स के साथ बातचीत करके जो भी मेरे को रियलाइज़ हुआ, तो वो मैंने आपको बताया है। इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगा लास्ट में, यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट जितना इसको दिखाया जाता है, बनाया जाता है। बहुत सारे लोग निकालते हैं। आप अपने को किसी भी ऑफिसर की पोजीशन पे रख के देखो, आप किसी भी आप सिचुएशन पे हो, आप गूगल में सर्च करके देख लो, ऐसे इंसान ने एग्ज़ाम निकाला है। आप चाहे किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, आप चाहे गांव में हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कोचिंग ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, चाहे 4 अटैम्प्ट दे चुके हो, चाहे 1 अटैम्प्ट दे रहे हो, चाहे 3 इंटरव्यू नहीं निकले या 2 मीन्स दिए हैं, हर ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम निकाला है। तो अगर वो निकाल सकते हैं तो आप भी निकाल सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा एक कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, ठीक है, और परसिवरेंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे यार, ठीक है, एंड आई होप पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, एंड सेशन को बंद करता हूँ, एंड हार्ट ज़रूर दीजिएगा अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और वीडियोज़ अब थोड़ा रेगुलर आएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट।